पता नंबर जियो में कन्वर्ट करा दो। Good morning, students. I hope you all are doing good. Good morning, Simran. Let's wait for 1 or 2 minutes to let other students to join. Till then, आपको कोई डाउट है अगर लास्ट क्लास का तो आप अभी मुझसे पूछ सकते हैं. There is a Q&A box, उसमें आप अपना डाउट जो है लिख सकते हैं. I have also shared my presentation with you. Yeah. So एक जो सब लोग अपना एक क्वेश्चन पूछ रहे थे. Good morning, Prince. That is कि जो मैंने HRA वाला क्वेश्चन दिया था, है ना? HRA वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा. Just give me 1 second. Good morning, Roshan. Good morning, Deepika. Good morning, Arnav. ओके, सो सोल्यूशन जो है आपकी स्क्रीन पे है. जो मैंने क्वेश्चन आपको HRA का एक होमवर्क में दिया था, सो उसमें क्या था, सबको 3 कंडीशंस याद है. लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग जो है वो एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है. तो सबसे पहला क्या होता है, एक्चुअल HRA रिसीव्ड. तो इस क्वेश्चन में हमें कितना HRA मिला है, दैट इज 24,000, ठीक है. रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी. रेंट जितना हमने एक्चुअली पे किया दैट इज 21,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी. तो सैलरी यहाँ पे आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि HRA की सैलरी में आपको याद होगा कि DA और कमीशन भी इंक्लूडेड होता है, ठीक है. तो सैलरी बेसिक जो है हमारी दैट इज 1,90,000 प्लस जो हमारा DA है दैट इज 19,000 और 5% ऑफ कमीशन ऑन सेल्स. तो 5% हम निकाल लेंगे 80,000 का, ठीक है, विच इज 4,000, ठीक है. तो इन टोटल इसको करके हमारी सैलरी आ गई 2,13,000. नाउ रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो इसमें हमारा -300 आ रहा है, ठीक है. तो आपको क्या करना होता है, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग जो है निकालना होता है ना. स्क्रीन सबको विजिबल है? वन सेकेंड, मैं एक बार फिर से शेयर करती हूँ. ओके, तो यहाँ पे हमारा नील एग्जेम्प्ट होगा क्योंकि सबसे कम अमाउंट जो है दैट इज -300, ठीक है. और -300 जो है इट इज इन माइनस, ठीक है. तो हमारा कुछ भी एग्जेम्प्ट नहीं होगा. क्लियर है सबको इसका आंसर? चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्लास जो कि हम कल डिस्कस कर रहे थे. कल हमने अलाउंसेस और परक्यूजिट्स के बारे में डिस्कस किया था, राइट. तो परक्यूजिट्स क्या होते हैं, कुछ बेनिफिट्स या फैसिलिटीज जो हमारा एम्प्लॉयर हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है, इन एडिशन टू द बेसिक सैलरी, ठीक है. और ये मेनली क्या है, नॉन कैश बेनिफिट्स होते हैं. और इसका एग्जाम्पल हमने सीखा था, रेंट फ्री अकोमोडेशन है,
मोटर कार फैसिलिटी है या फिर यूज ऑफ हेल्थ क्लब है। ठीक है, परक्यूजिट्स के टाइप्स हमने डिस्कस किए थे। उसके बाद टैक्स फ्री परक्यूजिट होते हैं, टैक्सेबल परक्यूजिट होते हैं जिन पे टैक्स देना पड़ता है। तो टैक्सेबल में दो टाइप और होते हैं, एक होता है कि टैक्सेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ एम्प्लॉइज, सारे तरह के एम्प्लॉइज को इस पे टैक्स देना है, और एक होता है टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज ओनली। ठीक है, कुछ परक्यूजिट्स पे सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज को टैक्स देना होता है। ठीक है, तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन था? पहला, ही वाज अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। सेकंड, उसके पास 20% ऑफ इक्विटी शेयर्स थे और वोटिंग राइट थी कंपनी की। और थर्ड, जिसकी मॉनेटरी इनकम जो है 50,000 से ज्यादा है, वो क्या है? एक स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है। ठीक है, फिर हमने टैक्स फ्री परक्यूजिट्स के बारे में डिस्कस किया था जिन पे टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, उनमें कुछ ये आपको लिस्ट दिख रही होगी। कंप्यूटर लैपटॉप हमें दिया गया है, फूड दिया गया है, गिफ्ट इन काइंड दिया गया है अप टू 5,000 रुपीज पर एनम। ठीक है, फूड इन ऑफिस प्रेमाइसेस हमें प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, फ्री टेलीफोन्स एंड मोबाइल फोन्स हैं, इंटरेस्ट फ्री या कंसेशनल रेट पे हमें लोन दिया गया है, लोन हमें दिया गया है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक डिजीजेस, है ना। हमें लीव LTC दिया गया है, लीव ट्रेवल कंसेशन। ये सब क्या है? टैक्स फ्री परक्यूजिट्स हैं। ठीक है, इसके बाद हमने टैक्सेबल परक्यूजिट्स के बारे में डिस्कस किया था। टैक्सेबल में हमारा पहली कैटेगरी थी विच इज टैक्सेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ एम्प्लॉइज। ओके, तो ऑल टाइप ऑफ एम्प्लॉइज में कौन आते हैं हमारे? सबसे पहले आता है हमारा वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको रहने के लिए घर दे रहा है, रेंट फ्री अकोमोडेशन दे रहा है, तो सारे एम्प्लॉइज को उस पर टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है, और उसकी वैल्यू हम कैसे निकालते थे उसको हम अभी आगे देखेंगे, हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, एक बार रिवाइज कर लेंगे फटाफट। द वैल्यू ऑफ एनी कंसेशन इन रेंट प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय बाय हिज एम्प्लॉयर भी एक टैक्सेबल परक्यूजिट है। ओके दीपिका, ओके, ठीक है। द वैल्यू ऑफ एनी स्पेसिफाइड सिक्योरिटी और स्वेट इक्विटी शेयर्स अगर आपका एम्प्लॉयर आपको देता है तो वो भी एक टैक्सेबल परक्यूजिट है। ठीक है, तो ऐसे ही ये कुछ टैक्सेबल परक्यूजिट थे जो सारे टाइप के एम्प्लॉइज के लिए टैक्सेबल थे। इसमें मेनली जो है हमारा दैट इज वैल्यू ऑफ अ रेंट फ्री अकोमोडेशन। ठीक है, फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज में सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट इज कार ओन्ड और हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर बट यूज बाय द एम्प्लॉय फॉर बोथ पर्सनल एंड ऑफिशियल यूज। ठीक है, ये जो हमारा परक्यूजिट है इसका कैलकुलेशन कभी कभी आ जाता है। तो दीज आर टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज। ठीक है, स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज की 3 कंडीशंस हमें याद हो गई हैं। तो इसमें हमारे गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी आ जाता है, एजुकेशन फैसिलिटी फॉर चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉय आ जाता है, सर्विस ऑफ अ डोमेस्टिक सर्वेंट, स्वीपर, गार्डनर आ जाता है। ठीक है, सो दीज आर टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज। स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज में जो 3 कंडीशन है उसमें से अगर एक भी सेटिस्फाई हो जाती है हमारी तो हम बन जाते हैं स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। ठीक है, ऐसा नहीं है कि तीनों कंडीशंस ही सेटिस्फाई होनी चाहिए तब भी हम स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बनेंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर आप एक भी कंडीशन सेटिस्फाई कर लेते हो तो आप बन जाते हो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। ठीक है, तो इसमें जो हमने इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस की थी लास्ट क्लास में दैट वाज वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन, यानी कि जो आपको आपके एम्प्लॉयर ने घर दिया है रहने के लिए रेंट फ्री अकोमोडेशन, उसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो रेंट फ्री अकोमोडेशन अगर अनफर्निश्ड है यानी कि उसमें कोई फर्नीचर नहीं लगा है तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के केस में द लाइसेंस फी डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इज द वैल्यू ऑफ द एकोमोडेशन। एंड अदर एम्प्लॉइज के केस में अगर एकोमोडेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। पहली बात, अगर इट इज ओन्ड बाय द कंपनी, सेकेंड इट इज रेंटेड बाय द कंपनी और टेकन ऑन लीज बाय द कंपनी। ठीक है, तो पहला केस क्या है कि वो घर अब हमारी कंपनी का ही है, कंपनी ओन्ड है, और सेकेंड केस है कि कंपनी ने किसी थर्ड पार्टी से रेंट पे लिया है। ठीक है, सो ओन्ड बाय द कंपनी के केस में हमें जो है पॉपुलेशन देखना होता है। ठीक है, सो इसमें हमारा क्या है, अगर पॉपुलेशन हमारी 25 लाख से एक्सीड करती है तो 15% ऑफ सैलरी जो है उस घर की वैल्यू ली जाएगी। अगर पॉपुलेशन उस सिटी की 10 लाख से 25 लाख है
तो 10% ऑफ सैलरी जो है उस घर की वैल्यू मानी जाएगी, और अगर पॉपुलेशन लेस देन 10 लाख है तो 7.5% ऑफ सैलरी जो है उस घर की वैल्यू मानी जाएगी। In case the rent-free accommodation is owned by the company or owned by the employer. ठीक है, सेकेंड केस है हमारा which is rented by the company. अगर कंपनी ने ही रेंट पे ले रखा है वो घर, तो एक्चुअल रेंट पेड और 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस इज टैक्सेबल। ठीक है, इसके बाद हमारा एक एकोमोडेशन प्रोवाइडेड इन होटल और गेस्ट हाउस आ जाता है। अगर आपको ऐसी एकोमोडेशन 15 दिन से ज्यादा रहने के लिए दी जाती है तो आपको उस पर टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है, तो इस केस में क्या टैक्स हमें देना होगा? एक्चुअल चार्जेस पेड बाय द एम्प्लॉयर, ठीक है, या फिर 24% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर इज टैक्सेबल। ठीक है, जो इनमें से कम होगा उसको उस जगह की वैल्यू मान ली जाएगी और उस पर हमें टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, एक इसमें नोट क्या था इम्पोर्टेंट, कि अगर ये सब जो है अनफर्निश्ड का केस था जो हम ये पीछे पढ़ रहे थे, अगर इसमें फर्निश्ड आता है तो ये जो 15% ऑफ सैलरी हमने वैल्यू निकाली, इसमें ऐड करना होगा हमें 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, जो हमें हमारे क्वेश्चन में गिवन होगा कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, उसका 10% निकाल के हमें इस वैल्यू में ऐड करना होगा, वो हमारे घर की क्या है वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, तो ये वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन का एक आपको छोटा सा प्रेजेंटेशन दिख रहा होगा। वी हैव टू डू द क्वेश्चन इन दिस वे। इसमें हमने फर्नीचर का 10% भी ऐड किया है। स्टूडेंट्स, आई विल शेयर द पीपीटीज विद यू, नो नीड टू वरी। कुछ प्रॉब्लम है इसलिए मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ। आई विल शेयर ऑल द पीपीटीज विद यू। और मेन चीज जो इसमें थी दैट इज डेफिनेशन ऑफ सैलरी। जो हमारा इससे पहले हमने एचआरए पढ़ा था उसमें सैलरी की डेफिनेशन छोटी थी। इट इंक्लूडेड ओनली बेसिक सैलरी, डीएनएस अलाउंस एंड कमीशन, बट इन केस ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन द डेफिनेशन ऑफ सैलरी इज मोर बिगर। आप देखोगे इसमें बेसिक सैलरी, डीएनएस अलाउंस, कमीशन, फीस, बोनस, ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस भी इंक्लूडेड है। ठीक है, Now we will be doing a practice question जिससे कि हमें valuation of rent free accommodation समझ में आए। ठीक है, this is a big question on your screen. Just try to read it. X gives the following information for the previous year March 31st 2021. ठीक है, तो यहाँ पे हमें बेसिक सैलरी दी गई है 9 लाख। डियरनेस अलाउंस के आगे देखो नोट लिखा गया है 85% is considered for calculating pension, but only 70% is considered for calculating provident fund. ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है कि डियरनेस अलाउंस जो पेंशन वाला है ये हमें नहीं लेना है। हमारा डियरनेस अलाउंस होगा 80,000 का 70%। ठीक है, क्योंकि 85% किसके लिए है? पेंशन कैलकुलेट करने के लिए, और हम यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद डियरनेस पे दिया गया है, फिक्स्ड कमीशन एंड बोनस बोला गया है, एडवांस सैलरी है, इनकम टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर, फिक्स्ड लंच अलाउंस हमें मिलता है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हमें मिलता है 9600। उसके बाद आगे क्या लिखा है क्वेश्चन में, X हैज बीन प्रोवाइडेड विद अ रेंट फ्री अनफर्निश्ड हाउस। ठीक है, ध्यान देना इस पे, अनफर्निश्ड है घर। Find out the taxable value of perquisite in the following situations. ठीक है, कुछ situations दी गई हैं, इसमें हमें रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, सो द फर्स्ट सिचुएशन इज X इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई। He has been allotted a rent free accommodation by the government. ठीक है, तो अब आप बताओगे तो सबसे पहले जो है हमें वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए सैलरी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, क्योंकि ये सब जो हम पीछे पढ़ रहे थे
15% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी, 7.5% ऑफ सैलरी। ये सैलरी क्या है? ठीक है, सैलरी है हमारी ये। तो ये जो है हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी अपने आप, क्योंकि ये सारी अमाउंट्स हमें गिवन है। सो सबसे पहले हम सैलरी कैलकुलेट करेंगे। सैलरी में क्या क्या इंक्लूड करेंगे हम? बेसिक सैलरी तो इंक्लूड करेंगे ही, राइट, 9 लाख हमने इंक्लूड कर दिया, प्लस डीएनएस अलाउंस भी आता है। ठीक है, डीएनएस अलाउंस 80,000 है, बट इसमें लिखा है कि इसमें से 85% इज फॉर पेंशन, बट ओनली 70% इज फॉर प्रोविडेंट फंड। तो हम पेंशन वाला छोड़ देंगे, 70% इसका लेंगे। ठीक है, विच इज 56,000। ठीक है, इसके बाद डियरनेस पे, क्या हमारी डेफिनेशन में डियरनेस पे इंक्लूडेड था? वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन की जो सैलरी की डेफिनेशन है, क्या उसमें डियरनेस पे इंक्लूडेड था? नहीं है इसमें डियरनेस पे, राइट, तो हम डियरनेस पे का अमाउंट नहीं लेंगे। ठीक है, आगे है फिक्स्ड कमीशन एंड बोनस। तो कमीशन और बोनस तो हमारी डेफिनेशन में इंक्लूडेड है, तो हम कमीशन और बोनस को ले लेंगे। ठीक है, दैट इज 1,80,000। फिर एडवांस सैलरी, क्या एडवांस सैलरी हमारी डेफिनेशन में इंक्लूडेड है? नहीं है एडवांस सैलरी भी इंक्लूडेड, तो हम जो है एडवांस सैलरी वाला अमाउंट भी नहीं लेंगे। उसके बाद है इनकम टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर, ये भी कहीं इंक्लूडेड नहीं है। इसके बाद अलाउंसेस आ गए। ठीक है, फिक्स्ड लंच अलाउंस। तो फिक्स्ड लंच अलाउंस क्या था? हमारा एक टैक्सेबल अलाउंस था। ठीक है, तो इसमें इसको हमने इंक्लूड कर दिया। इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 2 बच्चों के लिए मिल रहा है 9600, लेकिन हमने पढ़ा था कि मैक्सिमम जो एग्जेम्प्ट होता है इस केस में दैट इज 100 रुपीज पर चाइल्ड पर मंथ। ठीक है, तो इसका अमाउंट कितना आ जाएगा हमारा? 100 इंटू 2 बच्चे हैं, 2 इंटू 12 विच इज 2400, राइट। तो 9600 में से 2400 जो है टैक्स फ्री है, तो टैक्स किस पे लगेगा? सिर्फ 7200 पे। ठीक है, तो ऐसे हमारी जो है सैलरी पूरी बन जाएगी। क्लियर है? ये सारे अमाउंट्स आपको दिख रहे होंगे। सबसे पहले हमने बेसिक सैलरी को ऐड किया, उसके बाद डियरनेस अलाउंस को ऐड किया। ठीक है, फिक्स्ड कमीशन एंड बोनस को हमने ऐड किया। एडवांस सैलरी हम नहीं लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इनकम टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर भी नहीं लेते हैं हम। अलाउंसेस हम लेते हैं जो टैक्सेबल होते हैं, तो फिक्स लंच अलाउंस जो है हमने इंक्लूड कर लिया। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस क्या था? पार्टली टैक्सेबल था, पार्टली एग्जेम्प्ट था। ठीक है, तो उसमें से हमने वो वाला पार्ट ले लिया जो कि टैक्सेबल था। ठीक है, क्योंकि हमारी डेफिनेशन में बोला गया है कि हमें वो वाले अलाउंसेस लेने हैं जो कि टैक्सेबल हैं। ठीक है, ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो है दैट इज पार्टली टैक्सेबल, तो उसमें जो टैक्सेबल वाला पार्ट है विच इज 7200, इसको हमने अपनी सैलरी में इंक्लूड कर लिया। ठीक है, देन वी एडेड दिस और हमारा सैलरी का अमाउंट आ गया 11,67,200। ठीक है, तो ये अब हमारी सैलरी आ गई है। अब आगे हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि कुछ सिचुएशंस दी गई हैं, एक्स इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई, एक्स इज अ एम्प्लॉई ऑफ LIC ऑफ इंडिया। फिर सिचुएशन 3 में बोला है एक्स इज अ एम्प्लॉई ऑफ प्राइवेट सेक्टर कंपनी। फिर फोर्थ सिचुएशन है एक्स इज अ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई। फिफ्थ सिचुएशन में है एक्स इज अ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई। ठीक है, और उसको रेंट फ्री अकोमोडेशन रहने के लिए मिला है। We have to find out the taxable value of perquisite in respect of rent free accommodation on the assumption that A है हमारा कि ये जो इनको घर दिए गए हैं these are situated in मुंबई। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था पीछे, तो अगर ये मुंबई में सिचुएटेड है तो इनकी पॉपुलेशन देखो आप, पॉपुलेशन भी आपको दी गई है 25 लाख। तो ये पॉपुलेशन हम कैसे देखेंगे? अभी पीछे हमने डिस्कस किया था,
ओन्ड बाय द कंपनी के केस में पॉपुलेशन एक्सीड्स 25 लाख, पॉपुलेशन एक्सीड्स 10 लाख बट लेस देन 25 लाख। तो ये सारी क्या है हमारी चीजें अब आगे यूज होंगी क्वेश्चन में। तो फर्स्टली क्या है, द हाउस इज सिचुएटेड इन मुंबई, उसकी पॉपुलेशन क्या है मुंबई की 25 लाख, मोर देन 25 लाख। और नेक्स्ट क्या है हमारा बी पार्ट, दैट इज द हाउस इज सिचुएटेड इन प्रतापगढ़ एंड द पॉपुलेशन इज 12 लाख एज पर द सेंसस। ठीक है, तो एक बात आपको यहाँ पे क्या याद रखनी है कि ये जो हम पॉपुलेशन यहाँ पे लेते हैं वी हैव टू टेक इट अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2001। ठीक है, 2001 के सेंसस का जो अमाउंट है हमें उसको कंसिडर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में आप देखोगे प्रतापगढ़ के आगे लिखा है पॉपुलेशन एज पर 2001 सेंसस इज 8 लाख but it is 12 lakh as per the census of 2011. So whenever you are doing a question of rent-free accommodation, evaluation of rent-free accommodation, you have to consider the population according to the census of 2001. ठीक है, तो इसमें हम कौन सी पॉपुलेशन लेंगे, हम लेंगे 8 लाख वाली पॉपुलेशन, बिकॉज 2001 सेंसस की पॉपुलेशन है 8 लाख। ठीक है, अब हमने सैलरी कैलकुलेट कर ली है। अब हमें कुछ जो सिचुएशंस दी थी उनके अकॉर्डिंगली हमने ये टेबल बना लिया। ठीक है, इसमें हमने सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, सिचुएशन 3 और 5 तक हमने सिचुएशंस लिख ली, जिसमें कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है पहले, फिर एम्प्लॉय ऑफ LIC है, उसको नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय ट्रीट किया जाता है। देन सिचुएशन 3 में कंपनी का एम्प्लॉय है, हाउस इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, ये सब आपको पीछे जो है सिचुएशंस दे रखी हैं। ठीक है, यू कैन सी इट ऑन योर स्क्रीन, यहाँ पे आपको सिचुएशंस 5 दी हुई हैं। ठीक है, सेकंड सिचुएशन है X इज द एम्प्लॉय ऑफ LIC, ही हैज बीन अलॉटेड अ रेंट फ्री अकोमोडेशन व्हिच इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। ठीक है, सब कुछ आपको बताया है, ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर है या फिर रेंटेड बाय द एम्प्लॉयर है। ठीक है, तो ये आपको सब कुछ इसमें प्रोवाइड किया गया है। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे आगे। ठीक है, ए और बी पार्ट था हमारे पास, एक था मुंबई, एक था प्रतापगढ़। पॉपुलेशन थी मुंबई की अबव 25 लाख और प्रतापगढ़ की पॉपुलेशन थी 8 लाख। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला जो हमारा केस है दैट इज X is a government employee. ठीक है, that is central government employee. He has been allotted a rent-free accommodation by the government. तो जब एक पर्सन गवर्नमेंट एम्प्लॉय था तो उसके केस में क्या था, देखो कैसे निकलेगी रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू। लाइसेंस फी डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इज द वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन। ठीक है, तो हमें इस केस में क्या देखना है कि लाइसेंस फी कितनी है, क्योंकि X इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो इसमें आप नीचे देखोगे छोटा सा लिखा हुआ है लाइसेंस फी ऑफ द हाउस अकॉर्डिंग टू द हाउस अलॉटमेंट स्कीम ऑफ गवर्नमेंट इज 6000 पर एनम। ठीक है, तो इस घर की वैल्यू क्या हो गई मुंबई में 6000 और प्रतापगढ़ में भी सेम होगी, क्योंकि जब एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय का हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन, उस केस में सिर्फ हमें लाइसेंस फी को चेक करना है, पॉपुलेशन वगैरह को हमें चेक नहीं करना है। तो दोनों केसेस में इस घर की वैल्यू होगी 6000 रुपीज। ठीक है, ये 6000 हमें पर एनम दिया गया है अपने क्वेश्चन में। अगर ये पर मंथ दिया होता तो आप इसको इंटू 12 कर देते, बट क्वेश्चन में हमें ये पर एनम का अमाउंट दिया गया है। ठीक है, क्लियर है फर्स्ट सिचुएशन। हमें दीपिका हमें 2001 की सेंसस की पॉपुलेशन लेनी है, 2011 नहीं लेना है। क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए वो दूसरे सेंसस का अमाउंट भी दे देगा, लेकिन आपको 2001 का अमाउंट ही कंसिडर करना है। ठीक है, now next situation is X is an employee of LIC of India. He has been allotted a rent-free accommodation which is owned by the employer. Now the rent-free accommodation is owned by the employer. तो owned by the employer के केस में देखो ये 3 situations थी। मुंबई वाली कहाँ फॉल करेगी, पॉपुलेशन exceed 25 लाख। ठीक है, और प्रतापगढ़ वाली कहाँ फॉल करेगी, पॉपुलेशन इज लेस देन 10 लाख। ठीक है, तो
मुंबई वाले केस में क्या हो गया हमारा 15% ऑफ सैलरी, और प्रतापगढ़ वाले केस में क्या हो गया हमारा 7.5% ऑफ सैलरी। तो यहाँ पे हमने 15% ऑफ सैलरी निकाला मुंबई में, ठीक है। 15% ऑफ 11,67,200 आपको नीचे नोट्स में से दिख जाएगा, ठीक है। और जो हमारा प्रतापगढ़ है उसमें हमने क्या किया 7.5% ऑफ सैलरी, जो कि 11,67,200 हमारी आई थी, ठीक है। क्लियर हो रहा है ये क्या हो रहा है यहाँ पे। मुंबई की पॉपुलेशन क्योंकि 25 लाख से ज्यादा है तो 15% ऑफ सैलरी हुआ, और प्रतापगढ़ की पॉपुलेशन जो है 8 लाख है तो इसलिए 7.5% ऑफ सैलरी किया, क्योंकि ये घर जो था ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर था, ठीक है। क्लियर हो रहा है, ये दो सिचुएशंस क्लियर है। ठीक है, अब सिचुएशन 3 पे आ जाओ। सिचुएशन 3 क्या बोलती है, X इज अ एम्प्लॉय ऑफ प्राइवेट सेक्टर कंपनी, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। He has been allotted a rent free accommodation. House is owned by the employer. अब थर्ड सिचुएशन भी बहुत इजी है, ठीक है। He is not a government employee. House is owned by the employer. तो सिचुएशन 3 अगर मुंबई में ये पर्सन रहेगा तो पॉपुलेशन क्योंकि 25 लाख है तो 15% ऑफ सैलरी हो जाएगा। अगर ये पर्सन प्रतापगढ़ में रहता है तो 7.5% ऑफ सैलरी होगा, विच इज 87,540, ठीक है। समझ आ रही है सबको। सिचुएशन 3 नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, हाउस इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर है, अगर मुंबई में रहेगा तो 15% ऑफ सैलरी, अगर प्रतापगढ़ में रहता है जिसकी पॉपुलेशन 8 लाख है तो 7.5% ऑफ सैलरी, ठीक है। अब सिचुएशन 4 पे आते हैं हम। X इज अ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। He has been allotted a rent free accommodation. House is taken on rent by the employer. नाउ इस केस में क्या हो रहा है कि जो घर है वो एम्प्लॉयर ने रेंट पे लिया है। तो ये कौन सा केस बन गया हमारा, सेकेंड वाला केस, जहां पर रेंटेड बाय द कंपनी हमने एकोमोडेशन लिया है, ठीक है। तो इस केस में हमें पॉपुलेशन जो है नहीं चेक करनी होती है। इस केस में हमारी दो चीजें होती हैं, एक्चुअल रेंट पेड और 15% ऑफ सैलरी, विच एवर इज लेस वुड बी द वैल्यू ऑफ द हाउस, ठीक है। तो क्योंकि ये घर जो है रेंटेड बाय द कंपनी है तो एक्चुअल रेंट पेड जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है ब्रैकेट में, दैट इज 2,40,000 पर एनम इसने रेंट पे किया है, ठीक है। और 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस वुड बी द वैल्यू ऑफ द हाउस। तो इस केस में हमने क्या किया, 2,40,000 था हमारा एक्चुअल रेंट पेड, ठीक है। और 15% ऑफ सैलरी जब हमने कैलकुलेट किया तो इट केम आउट टू बी 1,75,080, ठीक है। इन दोनों में से जो लेस है उसको हम वैल्यू ऑफ हाउस मानेंगे, ठीक है। तो 2,40,000 और 1,75,000 में से कौन सा कम है, 1,75,000, तो इसलिए इसकी वैल्यू आ गई 1,75,000, ठीक है। और प्रतापगढ़ में भी सेम वैल्यू होगी क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन कंसिडर नहीं हो रही है। द हाउस इज टेकन ऑन रेंट बाय द एम्प्लॉयर, ठीक है। हाउस इज टेकन ऑन रेंट बाय द एम्प्लॉयर। तो इस केस में दो सिचुएशन चेक करनी होती है हमें, एक जो एक्चुअल रेंट पेड है जो कि 2,40,000 क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। सेकेंड 15% ऑफ सैलरी, सैलरी हमने निकाली थी अभी 11,67,200, उसका 15% हमने किया 1,75,080 आया, ठीक है। तो इस केस में जो कम है उसको हम वैल्यू ऑफ हाउस मानेंगे, तो कम जो है वो है 1,75,080, तो इसीलिए मुंबई वाले घर की वैल्यू 1,75,080 हो गई और प्रतापगढ़ की भी वैल्यू सेम हो गई, ठीक है। क्योंकि रेंटेड बाय द कंपनी के केस में हमें पॉपुलेशन चेक नहीं करनी है, ठीक है। क्लियर है। अब देखो लास्ट सिचुएशन पे आओ, फिफ्थ सिचुएशन। अब ये क्या बोलती है कि X इज अ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। He has been allotted a rent free accommodation. House is taken on rent by the employer. अब इस केस में भी जो एम्प्लॉयर है उसने घर रेंट पे लिया है थर्ड पार्टी से, ठीक है, और फिर हमें दिया है। अब यहाँ पे एक्चुअल रेंट जो उसने पे किया है दैट इज 72,000 पर एनम,
ठीक है। इस केस में वो पर एनम 72,000 रुपीज पे कर रहा है रेंट के, ठीक है। तो क्योंकि एक तो ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ऊपर से ये घर रेंटेड है, तो हम कौन सी सिचुएशन चेक करेंगे, एक्चुअल रेंट पेड और 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस, ठीक है। सो एक्चुअल रेंट पेड यहाँ पे हमें दिया है 72,000 पर एनम, 15% ऑफ सैलरी हमने निकाला तो दैट इज 1,75,080। तो इन दोनों में से जो कम है दैट इज 72,000। इसलिए सिचुएशन 5 में हमारा जो घर है उसकी वैल्यू होगी 72,000, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल रेंट पेड इज लेस देन 15% ऑफ सैलरी, ठीक है। तो इसलिए हमने घर की वैल्यू मानी 72,000, ठीक है। समझ आ रहा है हमें, अब सारी चीजें समझ में आ रही है। वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन कैसे कैलकुलेट हो रही है, सबसे पहले क्या चेक करना है कि एक एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, राइट। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो लाइसेंस फी क्वेश्चन में दी होगी, पर एनम लेनी है, अगर पर मंथ दिया है तो इंटू 12 करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद क्या है, अब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में दो केसेस हैं, है ना। एक कौन सा केस है कि जहां पर जिस घर में हम रह रहे हैं दैट इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, वो हमारे एम्प्लॉयर का ही है, ठीक है। उस केस में हमें पॉपुलेशन वाइज जो है, सिटी की पॉपुलेशन वाइज जो है अपने घर की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, है ना। अगर हमारी पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है तो 15% ऑफ सैलरी लेना है, अगर 25 लाख से कम है बट 10 लाख से ज्यादा है तो 10% ऑफ सैलरी, और अगर हमारी पॉपुलेशन जो है 10 लाख से कम है उस सिटी की तो हम लेंगे 7.5% ऑफ सैलरी, ठीक है। ये था अगर ओन्ड बाय द कंपनी है हमारा घर जिसमें हम रह रहे हैं। अगर हमारी कंपनी ने ये घर रेंट पे लिया है किसी थर्ड पार्टी से तो हमें कौन सी दो सिचुएशन चेक करनी है, एक्चुअल रेंट पेड और 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस वुड बी कंसिडर्ड द वैल्यू ऑफ द हाउस, ठीक है। और सैलरी की डेफिनेशन हम सीख चुके हैं, सैलरी की डेफिनेशन में आती है बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस, ठीक है, बोनस, कमीशन, टैक्सेबल अलाउंसेस, फीस, ठीक है। तो ये सब जो है हमारी सैलरी की डेफिनेशन में इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो सैलरी कैलकुलेट करनी है, उसके बाद देखना है ओन्ड बाय द कंपनी है, रेंटेड बाय द कंपनी है, हमारा एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, और उस अकॉर्डिंग हमें अपना जो है वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन कैलकुलेट करना है। यस दीपिका, LIC को भी हम नॉन गवर्नमेंट में कंसिडर करते हैं। जो हमारा यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है वो सिर्फ जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ काम कर रहा है, ठीक है, उसको गवर्नमेंट एम्प्लॉय माना जाता है। जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया कि ए इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय वर्किंग विद द स्टेट ऑफ तेलंगाना, ठीक है, तो वो क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के साथ काम कर रहा है तो उसको गवर्नमेंट एम्प्लॉय माना जाएगा, ठीक है। LIC जो है एक गवर्नमेंट ओन्ड जगह है बट गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है। SBI भी गवर्नमेंट ओन्ड है बट गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वो होंगे जो स्टेट के साथ काम कर रहे हैं या फिर किसी मिनिस्ट्री के साथ काम कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। LIC और SBI और ये सब चीजें जो है हम इनको नॉन गवर्नमेंट में कंसिडर करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ओन्ड है, गवर्नमेंट नहीं है। ठीक है, क्लियर है। अब आगे मूव करते हैं हम। एक हमारा इसमें आता है मोटर कार। अभी हमने पढ़ लिया कि वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन कैसे निकालनी है। एक इसमें हमें कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि आपको जो है आपके एम्प्लॉयर ने एक कार दी है यूज करने के लिए, ठीक है। अब उस कार को जो है उसने, जब तक आप उसके साथ एम्प्लॉयड हो तब तक आप उसको यूज करोगे, ठीक है, सही बात है। बट ये तो एक टाइप का परक्यूजिट है, ये एक सर्विस है जो उसने हमें दी है, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी होगी और उस पर हमें टैक्स पे करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम मोटर कार के केस में क्या देखेंगे, where the motor car is owned or hired by the employee and provided to the employer, ठीक है। तो अगर ये मोटर कार क्या है, एम्प्लॉयर की ही है, ठीक है, जिसके नीचे हम काम कर रहे हैं उसकी है, या फिर उसने किसी से हायर करके ली है,
ठीक है। अब कार कोई क्यों लेगा, क्योंकि ऑफिस में काम होते हैं कितने सारे, ठीक है। आप एक उनका बहुत अच्छा एम्प्लॉय हो तो आपको उन्होंने सर्विस दे दी कि आप कार जो है इसको यूज कर लो, आपको क्लाइंट से मिलना होता है, आपको इतने सारे काम होते हैं, ठीक है। एक सर्विस उन्होंने, एक फैसिलिटी आपको दे दी, ठीक है। लेकिन इस फैसिलिटी पे क्योंकि टैक्स लगता है ना, तो इस केस में टैक्स हमें कैसे कैलकुलेट करना होगा, पहले हम वैल्यू निकालेंगे इस कार की, कि इस कार की कितनी वैल्यू है, ठीक है, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। Now, where the motor car is owned or hired by the employer, ठीक है। ये कार क्या है, एम्प्लॉयर की है या उसने किसी से हायर करके ली है, ठीक है, किसी से रेंट पे ली है, ठीक है, और फिर हमें दी है। हम एम्प्लॉय है, हमारे एम्प्लॉयर की कार हम यूज कर रहे हैं, या फिर हमारे एम्प्लॉयर ने किसी थर्ड पार्टी से ये कार जो है रेंट पे लेके हमें दी है, ठीक है। उस केस में क्या करना है, ये आपको याद रखना है, दिस इज टैक्सेबल फॉर ओनली स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज, ठीक है। कार इज ओनली यूज फॉर ऑफिशियल पर्पस। अगर ये कार हम सिर्फ ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं तो हमें इस पर टैक्स नहीं देना होगा, ठीक है। इसके सामने देखो क्या लिखा है, नॉन टैक्सेबल, ठीक है। इफ दिस कार जो हमें हमारे एम्प्लॉयर ने यूज करने के लिए दी है, इसको हम सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं तो हमें इस पे टैक्स नहीं देना है, ठीक है। सेकेंड केस में देखो, car is used only for private or personal purpose of the employee or any member of his household, ठीक है। अब ये कार उसने हमें दी, पर हम इस कार को सिर्फ और सिर्फ पर्सनल यूज के लिए जो है यूज कर रहे हैं, हम इससे कोई ऑफिस का काम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अपने घर का पर्सनल काम कर रहे हैं। तो इस केस में जो हमारा कार की वैल्यू होगी वो क्या होगी, एक्चुअल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर, उसने ये कितने पैसे पे रेंट पे ली, ठीक है, उसने कितना खर्चा किया इसको रेंट पे लेने के लिए, या उसकी जितनी वैल्यू है, ऐड, उसमें ऐड करना होगा हमें ड्राइवर, अगर उसने हमें ड्राइवर दिया है तो ड्राइवर को जो सैलरी दी जा रही है उसकी सैलरी ऐड करनी होगी इस अमाउंट में, ठीक है। जो कार को हमने रेंट पे लिया है किसी से, वो रेंट प्लस जो हम ड्राइवर को सैलरी, जो हमारा एम्प्लॉयर ड्राइवर को सैलरी पे कर रहा है वो, अगर ड्राइवर प्रोवाइडेड है, प्लस डेप्रिसिएशन एट 10% इफ द कार इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। और अगर ये कार हमारे एम्प्लॉयर की है तो इसमें 10% डेप्रिसिएशन को भी ऐड करना होगा, ठीक है। और अगर ये कार हमने हायर की है, रेंट की है, तो डेप्रिसिएशन हम नहीं लगा सकते क्योंकि वो हमारी है ही नहीं, ठीक है, वो एम्प्लॉयर की है ही नहीं तो वो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकता, ठीक है। अगर कार एम्प्लॉयर की है तो ही डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है। लेस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉई टैक्सेबल परक्विजिट। तो ये जो है हमारी कार की वैल्यू आ गई। सबसे पहले एक्चुअल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एम्प्लॉय, ठीक है, जितना उसने खर्चा किया, ऐड, अगर ड्राइवर हमें दिया गया उसकी सैलरी ऐड कर देंगे, प्लस डेप्रिसिएशन जो 10% लगाएंगे हम उसकी वैल्यू पे, अगर ये कार हमारे एम्प्लॉयर की है, ठीक है। लेस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय, और अगर एम्प्लॉय कुछ पैसे जो है पे कर रहा है एम्प्लॉयर को, जैसे कि मेरे को उसने कार दी थी, मैंने कहा कि सर मैं आपको इतने रुपए दे देता हूँ, इसको मैं पर्सनल यूज के लिए यूज करूंगा, तो मैंने अपने एम्प्लॉयर को 10,000 रुपए दे दिए, तो ऑलरेडी मैं कुछ पेमेंट अगर कर चुकी हूँ तो वो लेस हो जाएगी, ठीक है। तो ये था केस अगर कार हम सिर्फ पर्सनल या प्राइवेट पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। The third case is car is used partly in performance of duties and partly for private or personal purpose. Now third जो है ये important case है, mainly जो है यही पूछा जाता है। अगर कार जो है हम दोनों पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, यानी कि हम उससे ऑफिशियल काम भी कर रहे हैं और अपना पर्सनल काम भी कर रहे हैं, ठीक है। If all expenses on maintenance and running met or reimbursed by the employer. अब इसमें दो केसेस है हमारे। पहली बात है कि जो ये कार हम अपनी परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज और पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहे हैं, इसके सारे जो एक्सपेंसेस हैं वो हमारा एम्प्लॉयर अगर पे कर रहा है, तो इस केस में हमें क्या देखना है, वेयर द क्यूबिक कैपेसिटी ऑफ इंजन डज नॉट एक्सीड 1.6 लीटर। ये क्यूबिक कैपेसिटी इंजन की कैपेसिटी दे रखी है, ठीक है। तो इसमें क्या, ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि ये जो पर्टिकुलर हमारी कार है इसकी क्यूबिक कैपेसिटी है 1.6 लीटर या 1.2 लीटर, ठीक है।
तो इसमें क्या लिखा है फर्स्ट केस में, वेयर द क्यूबिक कैपेसिटी ऑफ इंजन डज नॉट एक्सीड 1.6 लीटर, 1.6 लीटर से ज्यादा नहीं है, उस केस में 1800 पर मंथ जो है हमारी कार की वैल्यू निकाली जाएगी, ठीक है, प्लस 900 पर मंथ इफ द ड्राइवर इज ऑल्सो प्रोवाइडेड, ठीक है। हमारी कार की वैल्यू कितनी हो गई, कौन सा केस चल रहा है ये, जब कार के सारे एक्सपेंसेस हमारा एम्प्लॉयर पे कर रहा है, ठीक है, मेंटेनेंस और बाकी सारे एक्सपेंसेस हमारा एम्प्लॉयर दे रहा है, और कार हम यूज कर रहे हैं पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल पर्पस, ठीक है। इस केस में कार की वैल्यू कितनी निकलेगी, एक महीने की, अगर कार की क्यूबिक कैपेसिटी कितनी है 1.6 लीटर है, उस केस में हमारी कार की वैल्यू होगी 1800 पर मंथ, ठीक है, प्लस अगर हमें ड्राइवर भी प्रोवाइड किया गया है तो 900 पर मंथ और ऐड हो जाएगा, ठीक है, ये पर मंथ की वैल्यू निकल रही है। सेकेंड क्या है, वेयर द क्यूबिक कैपेसिटी ऑफ द इंजन एक्सीड्स 1.6 लीटर। अब आपकी कार की जो क्यूबिक कैपेसिटी है इंजन की वो 1.6 लीटर से ज्यादा है, पिछला क्या था कि 1.6 लीटर है या उससे कम है, आगे है इफ इट एक्सीड्स 1.6 लीटर, तो हमारी कार की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2400 पर मंथ, और ड्राइवर अगर हमने रखा है तो सेम 900 पर मंथ और ऐड हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो रहा है सबको, ये इंपॉर्टेंट वाला केस है। प्राइवेट कंपनी अगर गिवन है वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन में, तो आपको अपने क्या बोलते हैं नॉन गवर्नमेंट वाले जो है केसेस यूज करने हैं, ठीक है। ये वाला क्लियर हो रहा है मोटर कार वाला। इसमें सी जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कार इज यूज पार्टली फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज एंड पार्टली फॉर प्राइवेट एंड पर्सनल पर्पस, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमें देखना है कि एक्सपेंसेस जो कार के हैं वो कौन बियर कर रहा है, अगर एम्प्लॉयर बियर कर रहा है तो क्यूबिक कैपेसिटी चेक करनी है, ठीक है। क्यूबिक कैपेसिटी इंजन की अगर 1.6 लीटर से कम है या 1.6 लीटर है तो 1800 पर मंथ उस कार की वैल्यू होगी, पर मंथ है 1800, और अगर ड्राइवर भी प्रोवाइड किया गया है तो 900 पर मंथ और ऐड कर देंगे, ठीक है। सेकेंड केस क्या है, क्यूबिक कैपेसिटी ऑफ इंजन 1.6 लीटर से ज्यादा हो गई अब, ठीक है, तो इस केस में वैल्यू ऑफ कार हो जाएगी 2400 पर मंथ, और सेम है कि ड्राइवर का भी हमें 900 जो है ऐड करना होगा, ठीक है, क्योंकि वो केस था जब सारे एक्सपेंसेस हमारा एम्प्लॉयर बियर कर रहा था। नेक्स्ट केस क्या है, इफ द एक्सपेंसेस ऑन रनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द कार इज मेट बाय द एम्प्लॉई, ठीक है। अब हमारा एम्प्लॉय जो है खर्चा कर रहा है कार का, पिछले केस में एम्प्लॉयर सारा मेंटेनेंस का चार्ज दे रहा था, इस केस में हमारा बी केस में एम्प्लॉय जो है वो खर्चा कर रहा है। तो यहाँ पे क्यूबिक कैपेसिटी ऑफ इंजन डज नॉट एक्सीड 1.6 लीटर, अगर 1.6 लीटर से कम है तो हमारा जो कार की वैल्यू है दैट वुड बी 1600 पर मंथ, सॉरी 600 पर मंथ, ठीक है। जब खर्चा मेंटेनेंस का एम्प्लॉय कर रहा है, मुझे कार दी गई है यूज करने के लिए, मैं ही खर्चा कर रही हूँ, तो उस कार की वैल्यू कितनी निकाली जाएगी पर मंथ, अगर उसकी क्यूबिक कैपेसिटी इंजन की क्या है 1.6 लीटर से कम है तो मानी जाएगी 600 पर मंथ। अगर ड्राइवर प्रोवाइड किया गया है तो ड्राइवर तो हमारा एम्प्लॉयर ही उसका खर्चा पे करता है, उसकी सैलरी, तो ड्राइवर का सेम 900 पर मंथ ऐड हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, अगर क्यूबिक कैपेसिटी ऑफ इंजन डज नॉट हाँ यहाँ पे एक्सीड होना था, वेयर द क्यूबिक कैपेसिटी ऑफ इंजन एक्सीड्स 1.6 लीटर, उस केस में 900 पर मंथ हमारा जो है वैल्यू ऑफ कार मानी जाएगी, और 900 जो है उसको जो हमारा ड्राइवर है उसकी फीस मानी जाएगी, ठीक है। तो हमारी कार की वैल्यू टोटल हो जाएगी सेकंड वाले केस में 1800, ठीक है, क्योंकि 900 हमारे कार की वैल्यू है और 900 हमारे ड्राइवर की फीस है। आपको ये याद रखना है, अगर ड्राइवर हमें प्रोवाइड किया गया है तभी ये 900 एक्स्ट्रा ऐड होगा हर केस में, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, अगर ड्राइवर प्रोवाइडेड नहीं है तो एक्स्ट्रा 900 जो है हमें ऐड नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया कौन सा केस था, वेयर द मोटर कार इज ओन्ड और हायर्ड बाय द एम्प्लॉई,
एम्प्लॉयर, ठीक है। इस केस में क्या था, ये कार जो थी या तो एम्प्लॉयर की ही थी या उसने किसी से ली थी। तो हमने इसमें मेन पढ़ना है कि कार इज यूज पार्टली फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज एंड पार्टली फॉर प्राइवेट एंड पर्सनल पर्पस, ठीक है। इस केस में अगर हमारे मेंटेनेंस का खर्चा एम्प्लॉयर कर रहा है तो क्यूबिक कैपेसिटी 1.6 लीटर से कम है तो 1800 पर मंथ है, ठीक है। 1.6 लीटर से ज्यादा है तो 2400 पर मंथ है। और अगर खर्चा एम्प्लॉय कर रहा है तो क्यूबिक कैपेसिटी अगर 1.6 लीटर से कम है तो 600 पर मंथ है, और क्यूबिक कैपेसिटी अगर 1.6 लीटर से ज्यादा है तो 900 पर मंथ है, ठीक है। हर केस में 900 एक्स्ट्रा ऐड होगा अगर आपको ड्राइवर भी प्रोवाइडेड है, ठीक है। सेकेंड केस आता है वेयर द मोटर कार इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉय। अब मुझे मेरे एम्प्लॉयर ने कार नहीं दी है काम के लिए, मेरी खुद की कार है और मैं उसको अपने काम के लिए यूज कर रही हूँ, ठीक है। तो उसके लिए कैसे हमें कैलकुलेशन करनी है, इफ कार इज यूज ओनली फॉर द ऑफिशियल पर्पस। अब इसमें भी सेम है, अगर हमारा ऑफिशियल पर्पस के लिए हम ये कार यूज कर रहे हैं तो नॉन टैक्सेबल है, ठीक है, क्योंकि ऑफिशियल काम कर रहे हैं हम इससे, तो इसमें हम टैक्स क्यों देंगे। कार इज यूज ओनली फॉर प्राइवेट और पर्सनल यूज, तो अब आपका जो कार है वो आप अपने पर्सनल यूज के लिए जो है यूज कर रहे हो, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर विल बी टैक्सेबल। और कार इज यूज पार्टली इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड पार्टली फॉर प्राइवेट पर्पस, तो इस केस में क्या होगा, एक्चुअल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर लेस। अब आप इस कार से ऑफिस का काम भी कर रहे हो, घर का काम भी कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, 1800 पर मंथ फॉर स्मॉल कार, ठीक है। आपकी अगर छोटी कार है तो उसकी वैल्यू मान ली जाएगी 1800 पर मंथ, ठीक है। या आप ब्रैकेट में देखो 1600 सीसी का अगर आपका इंजन है, ठीक है। सेकेंड है 2400 पर मंथ अगर आपकी बड़ी गाड़ी है और उसका इंजन क्या है 1600 सीसी से ज्यादा है, ठीक है। बड़ी गाड़ी होने का मतलब क्या, बाहर से बड़ी नहीं, इंजन जो है 1600 सीसी से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। और अगर हम सैलरी भी प्रोवाइड करें ड्राइवर को तो 900 रुपए और हमें देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये था इफ द मोटर कार इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉय। इसमें मेनली आपको यही पार्टली वाला ही याद रखना है कि इसमें 1800 पर मंथ होगा अगर आपका इंजन जो है गाड़ी का वो 1600 सीसी तक है या उससे कम है, ठीक है। 2400 होगा अगर आपकी गाड़ी का इंजन जो है 1600 सीसी से ज्यादा है, ठीक है। और सेम है इसमें 900 इज द ड्राइवर सैलरी, ठीक है। तो ये थे हमारे फर्स्ट केस में कार जो है हमारी एम्प्लॉयर की है, ठीक है। फर्स्ट केस में कार एम्प्लॉयर की है या उसने किसी से रेंट की है। सेकंड केस में कार जो है एम्प्लॉय की है, ठीक है। एम्प्लॉय वाले केस में आपको 1600 सीसी वाला देखना है, ठीक है। और जो हमारा एम्प्लॉयर वाला केस है उसमें हमें क्या देखना है, क्यूबिक कैपेसिटी देखनी है 1.6 लीटर्स वाली, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट परक्यूजिट्स जो कि हमने अभी डिस्कस किए। एक तो मोटर कार वाला इंपॉर्टेंट है, एक वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाकी आप लोग अपने जो लिस्ट मैंने दी है उसको पढ़ लेना। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सैलरी का टॉपिक है वो आ जाता है रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हमारा सैलरी का पार्ट है रिटायरमेंट बेनिफिट्स। रिटायरमेंट बेनिफिट्स क्या होते हैं, जो कि जब एक एम्प्लॉय रिटायर हो जाता है तो उसको जो बेनिफिट्स दिए जाते हैं, इसमें कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, पेंशन मिलती है आपको, ग्रेचुइटी मिलती है, ठीक है, आपको लीव सैलरी मिलती है, तो ये सब क्या है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स है, ठीक है। आपको एक VRS मिलता है, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, ठीक है। दीज ऑल आर कंसिडर्ड अंडर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ठीक है। जब एक एम्प्लॉय अपनी सर्विस कंप्लीट कर लेता है, रिटायर हो जाता है, तो ये बेनिफिट्स जो है उसको मिलते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन सी चीजें हमारी, ग्रेचुइटी है, लीव सैलरी है, पेंशन है, प्रोविडेंट फंड है, VRS होता है। तो सबसे पहले हम इसका मतलब समझ लेते हैं, ग्रेचुइटी क्या है। ग्रेचुइटी एक अमाउंट आपको दिया जाता है आपके एम्प्लॉयर के द्वारा कि आपने इतने साल सर्विस करी है तो आपको ये कुछ अमाउंट जो है हम पे करना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद है हमारा लीव सैलरी। लीव सैलरी क्या होता है, इसको
लीव एनकैशमेंट भी बोलते हैं हम, ठीक है। लीव सैलरी क्या होता है कि आप सपोज कि कंपनी में काम कर रहे हो और आपकी टोटल छुट्टियां जो हैं वो ऑलमोस्ट 30 हैं, एक साल में आपको 30 छुट्टी मिलती है, ठीक है। तो आपने उसमें से क्या किया, अपनी 20 छुट्टियां जो है बचा ली, आप खर्च नहीं कर पाए। कैजुअल लीव्स होती हैं, तो कुछ सिक लीव्स होती हैं, कुछ कैजुअल लीव्स होती हैं, तो ऐसे करके आपकी कैजुअल लीव्स जो हैं वो बच गई हैं, ठीक है। 20 लीव्स आपकी बच गई, तो इसके लिए आपको जो है आपका एम्प्लॉयर पे करता है, ठीक है। आपने सुना होगा कि मैंने छुट्टी नहीं ली तो इसके मुझे पैसे मिलेंगे, तो ये होती है लीव सैलरी, ठीक है। लीव सैलरी हमें 2 टाइप से मिलती है। कभी कभी हमारा एम्प्लॉयर क्या है, जब हम सर्विस में है तभी पे कर देता है, वो पूछता है हमसे कि मैं अभी पे कर दूं, या फिर आपको जो है जब आपकी रिटायरमेंट होती है, सर्विस आपकी एंड हो जाती है, तब आपको ये लीव सैलरी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, समझ आ गया, लीव सैलरी जो आपकी छुट्टियां बच गई, जो आपकी छुट्टियां बच गई हैं वो उसके जो आपको पैसे मिल जाते हैं, दैट इज लीव सैलरी, ठीक है। क्या हुआ दीपिका? ड्राइवर सैलरी इंक्लूड होती है सेकंड केस में, ये वाला पूछ रहे हो? इस केस में देखो, इस केस में क्या वो बोल रहे हैं कि आपकी जो कार है वो एम्प्लॉय की ही है, ठीक है। हमारी अपनी कार है, हम एम्प्लॉय हैं, ठीक है। अब एम्प्लॉय को हमारा एम्प्लॉयर पैसे देगा ना, क्योंकि हम उससे ऑफिस का काम भी कर रहे हैं, ठीक है। तो उस कार की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे बताओ, कि हमने ऑफिशियल पर्पस के लिए कितना पार्ट कार का यूज किया, कैसे निकालेंगे हम वैल्यू? तो इस केस में क्या होगा, आपके एम्प्लॉयर आपको जो पैसा दे रहा है, ठीक है, उसमें से आप लेस कर दोगे, ये जो आपको अमाउंट्स दे रखे हैं, आपकी स्मॉल कार है, लार्ज कार है, जो भी है, ठीक है, माइनस कर दोगे आप सैलरी, क्योंकि ये सब जो हमारा एम्प्लॉयर दे रहा है, ठीक है। तो उस कार की वैल्यू जो बच जाएगी उस पे हम टैक्स लगा देंगे, ठीक है। क्योंकि ये कार हमारी है, हमारा हमें निकालना है कि पर्सनल पर्पस के लिए जो हमने जितना कार यूज किया वो तो इंक्लूड नहीं होगा ना टैक्स में, लेकिन जो हमने प्रोफेशनल पर्पस के लिए यूज किया वो इंक्लूड होगा। तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि हमारे एम्प्लॉयर ने हमें कितना पैसा दिया, उसमें से हम माइनस कर देंगे जो हमारा खर्चा है, कार का वैल्यू जो है, ठीक है, 1800 जो है अगर हमारी छोटी गाड़ी है, और अगर उस हमारा एम्प्लॉयर हमें ड्राइवर प्रोवाइड करता है, ठीक है, तो उसकी सैलरी भी हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो एक्चुअल अमाउंट जो हमने ऑफिशियल पर्पस के लिए कार यूज करी वो निकल जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो रिटायरमेंट बेनिफिट्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो ग्रेचुइटी हो गया हमारा, लीव सैलरी समझ आ गया होगा आपको, हमारी लीव्स बची हैं उसके लिए अगेंस्ट जो हमें पेमेंट मिल गई, दैट इज द लीव सैलरी। उसके बाद पेंशन, पेंशन इज वेरी कॉमन, आपने सुना होगा कि जब आप रिटायर होते हैं तो आपको पेंशन मिलती है, ठीक है, आपकी आगे की लाइफ को जीने के लिए उसको क्योंकि आप लोग फिर सैलरी अर्न नहीं करते हैं तो आपको पेंशन दी जाती है, ठीक है। उसके बाद है प्रोविडेंट फंड, ठीक है। प्रोविडेंट फंड क्या होता है, जहां पर हमारा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों मिलके कंट्रीब्यूट करते हैं अपनी सैलरी का कुछ अमाउंट, ठीक है। तो ये पैसा जो है हम रिटायर होने के बाद या फिर ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट जो है हम निकाल लेते हैं अपने प्रोविडेंट फंड अकाउंट से, ठीक है। तो ये चारों चीजें आई होप आपको क्लियर होंगी। तो सबसे पहले हम लीव सैलरी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लीव सैलरी क्या है? लीव एनकैशमेंट रेफर्स टू अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड इन एक्सचेंज फॉर अ पीरियड ऑफ लीव नॉट अवेल्ड बाय द एम्प्लॉय, यानी कि जो आपने लीव्स नहीं ली उसके अगेंस्ट आपको कुछ पेमेंट की गई, दैट इज अ लीव सैलरी, ठीक है। Encashment of accumulated leave can be availed by an employee at the time of retirement, during the continuation of service or at the time of leaving the job। तो ये कह रहे हैं कि लीव सैलरी आप कब कब अवेल कर सकते हैं, ये पैसे आप कब कब ले सकते हैं। पहली बात तो ये कि अगर आप रिटायर हो रहे हैं तो आपको लीव सैलरी का पैसा दे देंगे।
सेकंड, अगर आप अभी भी एम्प्लॉयड हैं, आप ड्यूरिंग द टाइम जब आप एम्प्लॉयड हैं तब इसकी पेमेंट लेना चाहते हैं तो भी आप ले सकते हैं। और थर्ड केस क्या है कि अगर आप अपना जो जॉब है वो स्विच कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, ठीक है, अपना प्रेजेंट जॉब को छोड़ के जा रहे हैं, तो भी आप ये लीव सैलरी अपने एम्प्लॉयर से मांग सकते हैं। ठीक है, मेनली जो है जब हम अपनी जॉब्स को स्विच करते हैं, कंपनी चेंज करते हैं, तो हमें लीव सैलरी जो है तभी पे कर दी जाती है। ठीक है, एनी लीव एनकैश्ड ड्यूरिंग सर्विस इज फुली टैक्सेबल। ठीक है, अब ये आपको याद रखना है, लीव एनकैशमेंट अगर आप ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सर्विस लेते हैं, कि अभी आप सर्विस में हैं और आपने अपने एम्प्लॉयर को रिक्वेस्ट किया कि मेरी जितनी लीव्स बची हैं उनकी पेमेंट मुझे कर दो, ठीक है, और अभी आप काम कर रहे हैं, यू आर टेकिंग इट ड्यूरिंग द सर्विस, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि इस पर टैक्स लगता है। ठीक है, अगर लीव सैलरी आप ड्यूरिंग द सर्विस मांग लेते हैं तो इस पे टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है, लीव एनकैशमेंट ऑप्टेड ड्यूरिंग द रिटायरमेंट इज एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। ठीक है, लेकिन अगर आप रिटायर हो रहे हैं तब आप लीव सैलरी मांगते हैं, ठीक है, रिटायर होने पर, और आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो उस पर टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, ये याद रखना है, अगर लीव सैलरी कोई भी पर्सन है, गवर्नमेंट है या फिर नॉन गवर्नमेंट है, वो ड्यूरिंग द सर्विस मांगता है। ठीक है, अभी मैं सर्विस में हूँ, मैंने अभी अपने एम्प्लॉयर को रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे लीव सैलरी दे दो, तो उसमें मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं रिटायर हो गई हूँ और मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और तब मैं लीव सैलरी ले रही हूँ तो उस पर टैक्स नहीं देना है। ठीक है, अगर मैं नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और मैं रिटायर हो गई हूँ और मैं लीव सैलरी मांग रही हूँ तो मुझे टैक्स देना ही पड़ेगा, बट वही है कि जितना टैक्स आपको ड्यूरिंग द सर्विस लगता है उससे थोड़ा कम टैक्स लगता है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। ठीक है, तो अगर लीव एनकैशमेंट ऑप्टेड ड्यूरिंग द रिटायरमेंट, ठीक है, बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, तो पूरा का पूरा अमाउंट एग्जेम्प्ट है। अगर रिटायरमेंट हो गई है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की, ठीक है, और वो मांग रहे हैं अपनी लीव सैलरी, तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। ठीक है, ये चार हमें केसेस दिए, इनमें से जो सबसे कम होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। पहला है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है, जितना हमें लीव सैलरी मिला। सेकंड है फ्लैट 3 लाख रुपीस, ठीक है। थर्ड, लीव बैलेंस इन मंथ्स, यानी कि हमारा कितनी लीव्स बची हैं, ठीक है, जैसे कि हमारी 60 लीव्स बची हैं, जितना हमने अपना एम्प्लॉयमेंट किया है, ठीक है, जितने साल हमने काम किया है, तो टोटल मिला के हमारे पास, वैसे लोगों के पास 300-400 लीव्स बची होती हैं, तो आपके पास फॉर एग्जांपल 60 लीव्स बची हैं। ठीक है, तो लीव बैलेंस इन मंथ क्या आ गया, 60 लीव्स जो हमारे पास बची हैं इनटू एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 10 मंथ्स, इनटू करना है हमें जब हम रिटायर हुए उससे 10 महीने पहले की एवरेज सैलरी निकालनी है। एवरेज निकालना तो आता होगा सबको, पिछले 10 महीने की सैलरी ऐड करके डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे। ठीक है, तो लीव बैलेंस इन मंथ्स इनटू एवरेज मंथली सैलरी, ठीक है, और मंथली सैलरी जो एवरेज निकालना है वो सिर्फ 10 मंथ का निकालना है। ठीक है, और फोर्थ है हमारा 10 मंथ सैलरी, जो हमारे पिछले 10 महीने की टोटल सैलरी बन रही है वो, इनमें से जो सबसे कम होगा वो होगा एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ठीक है, स्टूडेंट्स मैं आपको एक चीज जो है एडवाइस करूंगी, अगर आपके पास इनकम टैक्स, ये पर्सनल टैक्स की बुक नहीं है, जो कि आई गेस नहीं मिली अभी कॉलेज से, तो आप अपनी 3rd सेमेस्टर की इनकम टैक्स की बुक को डाउनलोड कर लो और उसमें से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो क्वेश्चंस। ये सारी चीजें जो है उसमें प्रोवाइडेड है ऑलरेडी, और आपने ये सारी चीजें जो है लास्ट सेमेस्टर में पढ़ी भी हैं। ठीक है, मेरा काम सिर्फ ये है कि आपको मुझे ये रिवाइज कराना है, क्योंकि हमें इसकी प्लानिंग करना सीखना है आगे। ठीक है, this is related to income tax only, so I would request you to please download your 3rd semester income tax book। उसमें questions दिए हैं, solutions दिए हैं बहुत सारे, तो उनको जो है साइड बाय साइड प्रैक्टिस करते रहा करो। अभी हमने अलाउंसेस, परक्विजिट्स के बारे में डिस्कस किया, ठीक है, लीव सैलरी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ये सब चीजें जो है आप पढ़ो उस बुक में से,
क्योंकि उस बुक में ऑलरेडी ये सारे टॉपिक्स गिवन है, ठीक है। अगर आप कोई बुक नहीं लेना चाहते हो या आपके पास अभी कॉलेज से बुक नहीं आई है तो आप पुरानी जो इनकम टैक्स की बुक है 3rd सेमेस्टर की उसको डाउनलोड करके पढ़ो, ठीक है। उसमें से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो क्योंकि ये सारे टॉपिक्स जो उसमें गिवन है, ठीक है। हमें पर्सनल टैक्स प्लानिंग में हमें प्लानिंग करना सीखना है कि सैलरी अगर हम किसी को दे रहे हैं तो हम कैसे मतलब उसको सैलरी प्रोवाइड करें कि उसका टैक्स कम से कम बने, ठीक है। ये जो है मेनली हमें पढ़ना है। हमें इनकम टैक्स इसीलिए पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि हमें उसकी प्लानिंग करनी है और ये जो है मुझे आपको पूरा डिटेल में पढ़ाना पड़ रहा है। अगर आपने ये पहले पढ़ लिया है तो प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट यू कि इसको जो है प्रैक्टिस करते रहो साइड बाय साइड। जो टॉपिक्स रोज डिस्कस हो रहे हैं उनको एक बार बुक में से जाके पढ़ो, ठीक है। बुक को डाउनलोड करो, उसमें से पढ़ो, तभी कुछ चीजें क्लियर होंगी। कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो उसमें से, तभी जो है ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर होंगी। नहीं तो एग्जाम के टाइम पे सब हौच पौच हो जाता है, आप लोग पैनिक करने लगते हैं कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। देखो मुझे भी इतना नहीं आइडिया कि एग्जाम में क्या आएगा, लेकिन आपको जो है जो मैं टॉपिक्स डे बाय डे करा रही हूँ इनको आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। साइड बाय साइड आपको प्रैक्टिस करना है क्योंकि हमारी क्लासेस में एक हफ्ते का गैप हो जाता है ऑलमोस्ट। तो आपको जो है ट्राई करना है कि आप सब्जेक्ट के साथ लिंक में रहो, ठीक है। इसलिए प्लीज डाउनलोड दैट बुक, उसमें से ये टॉपिक्स जो है रिवाइज करो, पढ़ो इन्हें, अपने आप समझने की कोशिश करो, थोड़ा क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करो, ठीक है। अगर बुक से क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं तो कोई घर में सेकेंड हैंड बुक इनकम टैक्स की पड़ी हो उसमें से क्वेश्चन लगाने की कोशिश करो, ठीक है। बाकी ये प्रेजेंटेशन जो है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी as soon as the error is resolved। कुछ एरर है मेरे सिस्टम में इसलिए मैं नहीं कर पा रही हूँ शेयर। ये जैसे ही रिजॉल्व हो जाएगा मैं आपके साथ सारी की सारी प्रेजेंटेशन शेयर कर दूंगी, बट तब तक आई वुड रिक्वेस्ट प्लीज प्रैक्टिस इट, ठीक है। लर्न इट फ्रॉम अदर मीडियम्स, बुक में से पढ़ो, यूट्यूब से पढ़ना है वहां से पढ़ो, कुछ भी है टॉपिक्स लिख लो जो क्लास में हो रहे हैं उनको रिवाइज करो, ठीक है। ट्राई करो कि वो आपको समझ में आए, ठीक है। डे बाय डे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं आप पुरानी चीजें भूल जाओगे, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि सारे टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करो और बुक को डाउनलोड करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। एग्जाम्स जो है वैसे भी आपके ऑफलाइन होने हैं तो प्लीज आपको थोड़ा अटेंटिव रहना है, प्रैक्टिस करना है, कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो अभी आई गेस टाइम हो गया हमारा, या आपकी कोई और क्लास भी होगी। सो नाउ वील मीट इन द नेक्स्ट सेशन विच इज इन द नेक्स्ट वीक, ठीक है। टिल देन आप ये जो मैंने चीजें बोली इनको प्रैक्टिस करिए, ठीक है। टॉपिक्स को लिखिए और मैं आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ। अब अपना ध्यान रखिए और ठीक है फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।